गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा नौवीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक शास्त्र आपको इसके पहले वाले जो क्लास में आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताई थी मैं कि अर्थशास्त्र आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि 9th में जब आप आते हो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हो तो इसमें आपके लिए इतिहास और भूगोल और राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र रहता है। तो राजनीतिक शास्त्र आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में ये अध्याय 11 है और इसका जो शीर्षक है वो है लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार। लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार। तो लोकतंत्र क्या है? हम लोग सबसे पहले इस पाठ में आपको लीबिया के बारे में एक कहानी बताया है, जो कि उत्तर अमेरिका में एक छोटा सा राज्य है, वहाँ की कहानी इसमें बताई हुई है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वहाँ पर। तो इस पाठ में पढ़ने से पहले हम लोग लोकतंत्र क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जनता का शासन मतलब यहाँ पर जो सरकार का चुनाव किया जाता है वो जनता के माध्यम से किया जाता है। और जनता के माध्यम से किस प्रकार से? यहाँ पर जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाता है, मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है और उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वह व्यक्ति वोट देकर अपने सरकार का चुनाव कर सकता है। तो उसको सोचने समझने की क्षमता होती है, इसलिए वो 18 वर्ष निश्चित किया गया है वोट देने के लिए, ताकि वो ऐसे सरकार का चुनाव करे जो उसके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर सके। तो यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किए। यहाँ जो लीबिया की कहानी दी हुई है, लीबिया के बारे में बताया है कि लीबिया का एक छोटा सा जो राज्य है उसमें किस प्रकार से लोकतंत्र शासन व्यवस्था आई है और वहाँ पर किस प्रकार से लोकतंत्र शासन व्यवस्था चला था। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इस पुस्तक में इतिहास खंड में हमने जो लोकतंत्र का, अभी तो हम लोग का जो अध्ययन चल रहा है उसमें हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ा। अभी खाली आपका एक ही अध्याय हुआ है इतिहास में। आगे जब अध्याय पढ़ेंगे तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में इतिहास में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो पढ़ी और देखा, इसमें जो 1649 में क्रांति से इंग्लैंड में जनता तथा प्रजातंत्र का विचार उत्पन्न हुआ था। जनता ने स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा उत्तरी अमेरिका एवं संविधान आधारित लोकतंत्र स्थापित किया था और जनता के द्वारा यहाँ पर फ्रांस की राजक्रांति में यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व आधारित लोकतंत्र का विचार यहाँ पर यूरोप में प्रसारित हुआ था और फ्रांस में से ही यहाँ पर लोकतंत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तार हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अमेरिका में हो, अमेरिका से शुरुआत हुआ था, यूरोप में हुआ था और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही यहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही हमको आज़ादी मिलेगी तो हम यहाँ पर भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्था चलेगा। और उसी के आधार पर यहाँ पर शासन व्यवस्था जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत की स्वतंत्रता के लिए और उसके बाद जब 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया तो उसके पहले ही सन 1929 में ही यह संकल्प ले लिया गया था कि हमारी जो शासन व्यवस्था होगी वो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी और उसके आधार पर हमारे राज्य का शासन चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि आसपास की घटनाएं जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें छोटा सा बताया है कि किस प्रकार से लोकतंत्र है। तो एक कक्षा के बारे में बताया है ना। तो हम इसको अध्ययन करेंगे। शाला के मैदान में छात्र छात्राएं बिल्कुल यहाँ मिलजुल कर कई तरह के खेल खेल रहे थे।
आपका भी ऐसे ही स्कूल लगता है और जब रिसेस की घंटी लगती है तो सारे बालक बालिका क्या होते हैं, मैदान में आ जाते हैं और अपने सभी लोग मिलजुल कर खेलना चालू करते हैं। और जैसे ही क्लास में जाने की घंटी लगती है तो घंटी लगने के साथ साथ सब सारे बच्चे दौड़कर अपने अपनी कक्षा में चले जाते हैं और कक्षा में जाकर अपने नियत स्थान पर बैठ जाते हैं। और नियत स्थान पर बैठने के बाद यहाँ पर जब तक का टीचर नहीं आते हैं तब तक का वह क्लास को संभालने का काम कैप्टन का होता है। वो कैप्टन क्या करता है, उस क्लास को संभालता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैप्टन का चुनाव कौन कर रहा है, कैप्टन कौन था, कैप्टन का चुनाव कौन किया था। आपके यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये जो लाइन से जो दिया हुआ है यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस क्लास का कैप्टन कौन है। तो कैप्टन कौन था, कमलेश था। कमलेश ने से यहाँ पर शिक्षिका बच्चों से पूछते हैं कि आपकी कक्षा में कमलेश को कप्तान किसने चुना। तो बच्चों ने जवाब देते हैं कि यहाँ पर कोमल ने बताया कि हमने नहीं चुना, हमें नहीं मालूम है। वहाँ पर उसने बताया कि ये हमको नहीं मालूम है कि इसे कप्तान किसने बनाया। शिक्षिका ने कमलेश से पूछा, आपको कप्तान किसने बनाया। कमलेश कहता है, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता था, मुझे कक्षा शिक्षक ने ही कप्तान बनाया है। और शिक्षिका ने पूछा कि फिर क्या कप्तान बनने का कोई यहाँ पर दूसरा तरीका हो सकता है। तो रामबाई जो कहती है कि बच्चों की राय लेनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षक और बच्चों के बीच में जो बात चल रही थी कि कप्तान किसने बनाया, तो सारे बच्चे बोलते हैं कि कमलेश को कप्तान किसने बनाया यह हमको नहीं मालूम। तो कमलेश से पूछा जाता है कि कप्तान किसने बनाया। तो कमलेश कहता है कि मैं तो कप्तान नहीं बनना चाहता था, किंतु कक्षा शिक्षक ने मुझे कप्तान बना दिया। और बनाने के बाद तो किस तरीके से बनाया, तो ये जो प्रक्रिया थी वो उस कप्तान के उस क्लास में कप्तान बनने के योग्य था, इसलिए कक्षा शिक्षक ने देखा और उसे कप्तान बना दिया। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं व्यक्ति को कप्तान वहाँ पर क्लास में कप्तान बनाया जा सकता है, उसी के आधार पर बताया है। तो रामबाई जो थी उसने बताया कि और कई तरीके हैं जबकि हम बच्चों से सलाह लेकर भी किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। यही एक प्रक्रिया है जिसमें सारे बच्चे जो क्लास के थे वे लोग अपना अपना मत देते कि कौन व्यक्ति ऐसा है या कौन छात्र ऐसा है कि उस क्लास को अच्छी तरह से संभाल कर रख सकता है, उस क्लास में जो भी काम होगा उस प्रक्रिया को अच्छे से कर सकता है। ऐसे बच्चे का चुनाव कप्तान के लिए किया जाए। तो इसी प्रकार से ये उदाहरण था कि हम देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सारी जनता किस प्रकार के सरकार का चुनाव करेंगे, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनता किस प्रकार से सरकार का चुनाव करेगी। और वो ऐसे सरकार का चुनाव करती है कि वह उस पद के लिए योग्य होता है और योग्य होने के साथ साथ उसमें हर एक काम करने की क्षमता होती है। तो हम इस प्रकार से सरकार का चुनाव करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, आपका देखोगे इसमें बताया है कि कक्षा 10वीं में इसी प्रकार से यहाँ पर रोजी की परीक्षा, यहाँ पर रोजी के परीक्षा परिणाम से पूरा परिवार प्रसन्न होता है और गदगद हो जाता है और और वे चाहते हैं कि यह क्या बने, विषय में प्रवीण अंक प्राप्त किए हैं और वह डॉक्टर बनना चाहती है, अतः वह विज्ञान लेकर पढ़ना चाहती है। तेजी से यहाँ पर रोजी की इच्छा सामाजिक विज्ञान पढ़ने की है और यहाँ पर परिवहन विज्ञान पढ़ने का दबाव बना रहे हैं। यह एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें हर एक बच्चे की मेंटलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है कि वो अपने पढ़ाई के अनुसार से क्या करता है, अपने सब्जेक्ट को चुनता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। कि एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है और वो नंबर लेकर आता है, अच्छा नंबर, प्रवीण सूची में अच्छा नंबर लेकर आता है, तो वो स्वाभाविक है कि इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता होगा या फिर और जो चीज़ उसका बनना है। अगर वो साइंस में अच्छा नंबर लेकर आता है तो डॉक्टर बनने का होता है।
कोई ऐसे है जो अलग अलग विषय के आधार पर हर बच्चे क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है और उसके आधार पर वो क्या करता है, अपना विषय चुनता है। तो ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि लोकतंत्र का चुनाव किस प्रकार से करते हैं। जैसे लोकतंत्र में कई सारे ऐसे उम्मीदवार खड़े होते हैं जो कि वो चुनाव के लिए उस क्षेत्र के लिए खड़े होते हैं, जहाँ पर हमको ये लगता है कि हाँ ये व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम है उस क्षेत्र के काम करने के लिए, तो हम इसी प्रकार से व्यक्ति का चुनाव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग लीबिया की कहानी। क्या थी लीबिया की कहानी? लीबिया कहाँ पर है? लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है। यह एक निर्धन देश था जिस पर इटली ने अपना उम्मीदवार जो उपनिवेशवाद स्थापित किया हुआ था। 10 फरवरी 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया था। ये जो लीबिया है वो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक उत्तर दिशा में एक छोटा सा राज्य था, जिसमें इटली क्या किया था, अपना वर्चस्व स्थापित करके रखा था और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था चलाता था। लीबिया जो देश था वो बहुत ही निर्धन देश था, आर्थिक रूप से वो बहुत ही कमज़ोर था। अंत में यहाँ पर जब 10 फरवरी 1947 को इटली ने क्या किया, लीबिया को स्वतंत्रता दे दी और वह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। कौन? लीबिया। लीबिया की स्वतंत्रता होने के बाद यहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से लिखी, इसके बाद से यह देश 24 दिसंबर सन 1951 तक का संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद में था। फिर इंग्लैंड तथा अन्य फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन क्षेत्रों में ये क्या हुआ, संरक्षण परिषद की ओर से ये संरक्षित रखा गया था, देख रेख में था। फिर 24 दिसंबर सन 1961 को यहाँ लीबिया में पूरी तरह से स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। ये जब इटली जब इस राज्य को स्वतंत्र घोषित किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कुछ अन्य राज्य भी उसकी देखरेख के लिए संरक्षण परिषद में लेकर उन्हें वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते रहे। किंतु सन 1961 में जो लीबिया था वह पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। लीबिया में राजतंत्र की स्थापना। राजतंत्र हम किसको कहते हैं? राजतंत्र वह शासन व्यवस्था होता है जिसमें राजा का शासन होता है। राजा का शासन मतलब एक ही व्यक्ति जो पूरे राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने का काम करता है, और वो व्यक्ति वो उसके पद के अनुसार से, या फिर देखते हैं समाज में जिसके पास पैसा बहुत अधिक होता है, जिसका बोलबाला अधिक होता है, उसी व्यक्ति को उस क्षेत्र का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। इसको हम राजतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर लीबिया में भी राजतंत्र था। औपचारिक यहाँ पर देखेंगे औपनिवेशिक शासन में लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात राजा इदरिस यहाँ के शासक बने थे। लीबिया पर शासन राजा एवं कुछ यहाँ पर ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाता था, और वहाँ पर अधिकांश जनता विभिन्न वकीलों जो है बहुत सारी जो जनता थी विभिन्न कबीलों में यहाँ पर रहती थी। और यहाँ पर देखोगे इनका जो प्रमुख काम होता था, जो वहाँ पर लीबिया की जो जनता थी उनका जो प्रमुख काम होता था कृषि होता था। और उस समय देखेंगे जब लीबिया में इटली का वर्चस्व स्थापित था, उस समय हर एक क्षेत्र में युद्ध बहुत अधिक होते थे। तो कई लोग ऐसे थे कि सैन्य व्यवस्था में को स्थापित करने के लिए सैनिक में भर्ती हो जाते थे बहुत से, लेकिन यहाँ पर जो अधिकांश करके लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या चीज़ था? कृषि करना था। और कृषि करने के माध्यम से यहाँ पर पशुपालन कृषि कार्य करते थे। लोगों पर कबीले के मुखियाओं को प्रणाम था। यहाँ पर जो कबीले में रहने वाला जो मुखिया होता था, उनका जो सरदार होता था, वो लोग सभी लोग उसको अपना सरदार मानते थे और उनको अपना राजा मानते थे। सन 1959 में यहाँ पर लीबिया में एक विशाल मात्रा में तेल तथा प्राकृतिक गैस का भंडार की प्राप्ति हुई थी। और सारे देश यहाँ पर देखेंगे, जब लीबिया बोलते हैं ना कि जैसे
वो बहुत ही गरीब देश था, जिसके कारण से वहाँ पर से अन्य देशों को कोई भी प्रकार का आवक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इटली ने उसे क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। किंतु जब यहाँ पर शासन स्थापित करने के लिए राजतंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र मतलब वहाँ पर स्वयं का जो वहाँ पर जो एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न है, ये व्यक्ति क्या है, वहाँ पर का शासक बन गया। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल का उत्पादन का पता चला कि वहाँ पर उस राज्य में इसका भंडार है, तो ऑटोमेटिक वो देश क्या हो गया, धनी हो गया, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुमूल्य चीज़ होती है और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। अगर प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल अगर वहाँ से मिलता है तो वो देश पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। तो लीबिया की भी स्थिति ऐसी ही थी, किंतु बाद में जाकर इसमें समस्या ये पैदा हुई कि जो प्राकृतिक तेल था और प्राकृतिक गैस था, इसका उपयोग कौन करेगा या फिर इसको बाहर भेजने का काम। तो लीबिया में जो लोग धनी लोग होते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, ताकतवर परिवार वाले होते थे, ये लोग उसका अपने बस में कर लिया और उसी से उन लोग आर्थिक लाभ कमाना प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पर देखेंगे इन खनिजों पर राजा एवं वहाँ के अन्य धनवान परिवार को लोगों का अधिकार होता था। इस समय उसी उत्तरी अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर चली थी। इसका प्रभाव लीबिया के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा और इस आंदोलन से जुड़े लीबिया में बहुत सारे आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पर जनता की भलाई हो और वहाँ पर उनका शोषण न हो, क्योंकि जो कृषक परिवार के लोग थे, उन लोगों का हमेशा क्या होता था, शोषण होता था। तो यहाँ पर इनका एक उद्देश्य था कि अगर हमारा राज्य पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो हम एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जहाँ पर सारे लोग सुखी हो, सारे लोग, चाहे वो सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य लोग हो, सारे लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए राजा जो इदरिस था वो इस सारे लोगों की व्यवस्था किया था। बच्चों, ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको भाग एक आज हम लोग इतना तक पढ़े हैं, लेकिन आगे के क्लास में इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। किंतु इसके पहले आप इस पार्ट का अध्ययन अच्छे से करोगे और छोटे छोटे प्रश्नों को निकाल कर आप लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।